10th महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी लोक भारती की प्रिय पोयम मन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मन ये पोयम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पोयम को लिखने वाले कवि हैं विकास परिहार। इस कविता को तीन लाइन में ऐसे लिखी हुई है। ये छोटी छोटी लाइन की कविताएं, 3 लाइन की कविताएं। इस कविता को क्या कहते हैं? ऐसी टाइप की जो कविताएं होती हैं इन्हें हाइकू कविता भी कहते हैं। जापानीज़ में हाइक्यू कविता बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हाइक्यू कविता है और हम लोग हमारे ही इसी चैनल पे एक क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे और वीडियो में पूरा एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आंसर, स्वाध्याय, टेक्स्ट बुक के सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सॉल्व करके। उपयोजित लेखन भी मैं आपको करवा के दूँगी। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए। आपको जो भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए रहेंगे कमेंट करिए, हम आपको वीडियो बना के देंगे। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। जो भी डाउट है, क्वेरीज है क्लास 10 से रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपके सॉल्व करेंगे। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी हमारे वीडियोस होंगे, इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। आइए बच्चों, तो हम डिस्कस करते हैं पोयम मन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना बिकॉज वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पे कवि कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में जब कभी घना अंधेरा आता है तो घने अंधेरे में प्रकाश और अधिक चमकता है। यानी कि दुख एवं संघर्ष की घड़ी में कवि को सुखरूपी प्रकाश की किरणें तीव्रता से चमकती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी कवि को अनुकूल स्थिति दिखाई देती है। तो घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो यहाँ पे हमें सिंपल सीख यही मिलती है इस लाइन से कि जब भी हमें निराशा महसूस होती है, जब भी हमें ऐसी फीलिंग आती है कि यार अब क्या करें, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, तब एक आशा आती है, तब हमें बाउंस बैक करना चाहिए। तो ये पोयम की ये लाइन हमें बाउंस बैक करना सिखाती है। नेक्स्ट लाइन है, करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसे किसी चीज़ की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कर्म करते हुए ही व्यतीत होना चाहिए, उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इस लाइन में कहा गया, कवि ने कहा है, उसी प्रकार हमारी भगवत गीता में भी हमें ये सीख दी है कि हमें अपनी लाइफ में ना करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि रिज़ल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, ऐसा होगा तो ऐसा, नेगेटिव पॉजिटिव। डोंट थिंक एंड डोंट जज योर वट एवर यू आर डूइंग। डोंट जज, सिर्फ करते जाओ। डू एक्शंस एंड डू, अपनी तरफ से बेस्ट दो और करते जाओ। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इस लाइन में कवि कहते हैं कि जीवन नैया, मतलब कि कवि का कहना है कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति की जीवन रूपी नैया मझधार की संघर्षमय स्थिति में हिलकोरे खाती हुई प्रतीत होती है। उस व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी संकट की घड़ी में उसे कौन संभालेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें कौन ऐसा करेगा। जैसे कि एक बिज़नेस अगर कोई करता है तो उसके अगर फैमिली वो नहीं रहता, या फिर सपोज़ ओनर ऑफ द होम और वो नहीं रहता, तो उसके फैमिली को लगता है हमारे जीवन में यह कौन संभालेगा। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, राइट। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ पे कवि हमें ये संदेश दे रहे हैं कि लाइफ में ना हर एक उतार चढ़ाव आते हैं। इस पोयम के माध्यम से हम लाइफ को देख रहे हैं, लाइफ कैसी है ये देख रहे हैं।
रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन ये हिंदी महीना है और अपने साथ रंग बिरंगा लेके आता है। यहाँ पे वसंत ऋतु भी आता है इस महीने में, और वह व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ला देता है। वह दुख भुलाकर भी हंसी खुशी जीने की प्रेरणा देता है। तो इस लाइन से हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में हम कितने भी निराश क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं ना तो दुख ज़्यादा समय तक टिक सकता है और ना ही सुख। ना आप कंटिन्यूअस खुश रह पा सकते हो और ना ही दुख। ठीक है, आप ऐसा हो सकते हैं क्या कि आप रो रहे हो और कंटिन्यूअस रोते रहो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप चुप हो जाओगे, राइट। आपका ध्यान एक पल के लिए चला। कभी कभी ऐसा मतलब देखा जाए तो सुख और दुख ये आते रहते हैं लाइफ में, रंग बिरंगे हैं, और हमें मुस्कुराते रहना चाहिए बिकॉज कि लाइफ ऐसी ही है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि कहते हैं कि प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती है। वह मनुष्य के लिए प्रेरक है। जीवन में चारों ओर संकट रूपी कांटे ही कांटे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को उन कांटों के बीच से मार्ग निकालने की प्रेरणा खिलखिलाता फूल ही देता है। जैसे कि गुलाब का फूल कांटों के बीच से उगता है, राइट, लेकिन उसके बावजूद ये खिलखिलाता फूल हमें बहुत कुछ सिखा देता है। लाइफ एक कांटों की तरह है, हर तरफ रिस्क है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं रिस्क ना हो। आजकल तो लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसे मोमेंट में भी हमें वो फूल बताता है कि किस तरीके से जीना चाहिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बहार। कवि कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो विफलता जन्य घोर निराशा होती है, वह उसके नैनों के द्वार से आंसुओं के रूप में बाहर आती है। व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है, उसे सुकून का एहसास होता है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि रोना एक पल के लिए अच्छा होता है। मतलब बोलते हैं ना, अंदर का सारा दुख निकल जाता है, सारे विषाद निकल जाते हैं अंदर के। तो कभी कभी रोना भी बेटर रहता है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पे कवि कहते हैं कि व्यक्ति की सारी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती। जब व्यक्ति की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती तब वह हृदय से दुखी हो जाता है। मतलब जैसे कि हमें कोई चीज़ चाहिए रहती है और अगर वो चीज़ नहीं हो पाती, हम जैसा चाहते हैं अगर वैसी चीज़ें नहीं होती तो हमें दुखी हो जाते हैं। और ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य साधन शेष नहीं रहता और वह आंसू बहाता है जिस कारण उसके मन के सारे विषाद अपने आप धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि लाइफ में ना हम जो चाहते हैं अगर वो हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, रोने के अलावा कुछ नहीं होता, तो बस वही रोते जाते हैं। और रोने से जितने भी मन के विषाद हैं वो सब धुल जाते हैं और मन पूरी तरीके से पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। इस लाइन में कवि कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी तो निश्चित है। फिर भी व्यक्ति के पास जीने की प्रबल इच्छा होती है। मतलब हर कोई चाहता है कि मैं जीऊँ, इस लाइफ को जीऊँ, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भाई एक दिन तो जाना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन से प्यार है, लेकिन एक दिन जाना है, एक दिन मरना है, ये भी तो सच्चाई है। नेक्स्ट लाइन कवि लाइफ को दिखाते हुए बताते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुख को कब तक संभाल कर रख सकता है। आखिर में उसके हृदय की पीड़ा काले बादलों का रूप धारण कर लेती है
और आंसुओं के रूप में प्रस्तुत होती है। इसका मानना ये है, ये लाइन हमें ये बताती है कि मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, हर कोई अपने मन में जो भी उसके दिल में जो बात खटकती रहती है, उसको काटती रहती है, वो एक बाहर निकल ही आता है। देखो ना, कई बार कई लोग गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, जो बोलते हैं ना वो उनके मन में रहता होगा, इसलिए वो बाहर निकल आता है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। इस लाइन का अर्थ है, कवि कहते हैं कि व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है, कोई किसी का नहीं होता। दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता। जिस प्रकार रेल की पटरियां एक साथ तो चलती हैं, फिर भी एक दूसरे से मिलती नहीं, उन्हें एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता, वे सदैव मौन साधे रहती हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कवि कहते हैं कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है, तो अकेले रहना सीखो, लाइफ में अकेले रहना भी सीखो। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। ये लाइन में कवि कहते हैं, आसमान में सितारे होते हैं, परंतु बादल छा जाने के कारण वे उनकी ओट में छिप जाते हैं और आसमान सूना हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जीवन भी, हम ह्यूमन बीइंग का जीवन भी, हमारी लाइफ भी व्यक्ति के जीवन में कड़ी मेहनत करता रहता है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता, तो उससे कोई कर्म फल प्राप्त नहीं होता, जिससे वह निराश हो जाता है और उसका जीवन सूनेपन से भर जाता है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। इस लाइन में कवि बताते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति जब सफलता नहीं पाता तो वो किस तरीके से अकेला हो जाता है और किस तरीके से उसे ऐसा फील होता है कि अब सब खत्म हो गया लाइफ में। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहते हैं कि ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य शक्ति नहीं है होती। ईश्वर ने ही व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किए हैं, यानी जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही दुनिया में पहचाना जा सकता है। यहाँ पे ये लाइन हमें बताती है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इट मीन्स कि तुम्हें एफर्ट करना है, तुम्हें मेहनत करनी है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इस लाइन का अर्थ है कि मछली सागर में रहती है, फिर भी वह सागर का पानी ग्रहण नहीं करती, वो सागर का पानी पीती नहीं है, वो प्यासी ही रहती है। इसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर भी जीवन के अंतकाल में वह उन्हें छोड़कर चला जाता है। आखिर यही तो दुनिया का दस्तूर है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इट मीन्स कि हम इंसानों की एक आदत ये है कि हम चाहे लाइफ में सब कुछ पा लें, लेकिन जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो नहीं मिल पाता है। और तो ये लाइन थी। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अब आपको यहाँ पे उचित जोड़ी मिलानी है, तो उचित जोड़ियों में चलिए जोड़ी मिलाते हैं। तो पहला है मछली। मछली का यहाँ पे आंसर है जो कि है प्यासी, तो इसको मछली को आपको प्यासी करना है, ठीक है। गीतों के स्वर, गीतों के स्वर, इसका आंसर है अमर। देन रेल की पटरियां, और इसका आंसर है मौन। आकाश, आकाश सूना। तो इस तरीके से हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2, परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना। अब यहाँ पे हमें परिणाम लिखना है। सितारों का छिपना, इसका मतलब है आकाश का सूना होना।
तुम्हारा गीतों को स्वर देना। गीतों को स्वर देना मतलब क्या? तो अमरता देना। जब गीत हुए तो देखो तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तो अमर होना। सरल अर्थ लिखिए। मन की बरसी आंखें, ये जो लाइन है इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। मन की बरसी आंखें, इसका अर्थ आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे हृदय की पीड़ा आंसुओं के रूप में प्रस्तुत होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व किए। अब स्वाध्याय में आते हैं। तो स्वाध्याय में लिखा है करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पे कवि हमें कह रहे हैं कि हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश लिखना है। हाइकू द्वारा मतलब क्या? जो 3 लाइन की ये छोटी कविता थी, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है ये हमें लिखना है। तो आप लिख दीजिए। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसे किसी चीज़ की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कर्म करते ही व्यतीत होना चाहिए, उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। इसका अर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है, रोने से व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु लिखिए। तो फाल्गुन महीना है और ऋतु क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है फाल्गुन महीना। ठीक है जी, फाल्गुन महीना आपको लिखना है। और दूसरा ऋतु क्या है? तो उस समय हमारा वसंत ऋतु चलता है, तो आप लिख देंगे वसंत ऋतु। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये कृति पूर्ण हुई। अब नेक्स्ट है ये वाला उत्तर लिखिए। मझधार डोले। तो मझधार में क्या डोलता है? तो मझधार में यहाँ पे क्या डोल रहा है? तो मझधार में डोल रहा है जीवन नैया। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए जीवन नैया। ठीक है। छिपे हुए क्या है? तो छिपे हुए सितारे। तो आपको लिख देना है सितारे, छिपे हुए सितारे। धुल गए, तो क्या धुल गए? तो विषाद धुल गए। तो आप लिखोगे विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अमर हुए तो क्या अमर हुए? गीत। तो आपको लिखना है गीत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। तो केंद्रीय भाव कैसे आप स्पष्ट करोगे? तो यहाँ पे लिखा है चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? तो लिखिए व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है, कोई किसी का नहीं होता। तो इस क्वेश्चन इसका आंसर हमने कंप्लीट किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इसका अर्थ क्या हुआ? कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो इसमें आपको लिखना है प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती है। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं उपयोजित लेखन में। उपयोजित लेखन में आपको बोला गया है वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। आपके फ्रेंड ने आपको धन्यवाद दिया है, तो
बधाई दी है आपको, तो आपको आपकी फ्रेंड ने, आपने कोई सफलता प्रतियोगिता में, आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट आए, तो उस फर्स्ट में आपके फ्रेंड्स ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का लेटर भेजा है। अब उसके रिप्लाई में आप थैंक यू का लेटर भेज रहे हैं, तो आप किस तरीके से लेटर भेजेंगे? तो यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया गया है लेटर के लिए। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है ये आपको लेटर दिया गया है। इस लेटर को आपको लिख लेना है। आई होप कि आपको पसंद आया रहेगा लेटर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।